क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ स्टॉक कैसे 5 साल में ही 10x 15x रिटर्न देते हैं, जबकि वही पैसा लगाकर कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग केवल एवरेज रिटर्न ही कमा पाते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप उन स्टॉक को पिक करना चाहते हैं, ऐसे स्टॉक को पकड़ना चाहते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को 10x 20x इनफैक्ट 50x तक ग्रो करे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि एशियन पेंट ने 20 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 100x से ज़्यादा का ग्रोथ दिया है। अगर हम विप्रो की बात करें तो अगर आपने उसे 80 के दशक में पिक किया होता, उसमें केवल 10,000 रुपये लगाए होते, तो आज के डेट में आप करोड़ों के नहीं बल्कि अरबों के मालिक होते। ऐसी आयशर मोटर्स, बजाज फाइनेंस जैसे जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो दिग्गज स्टॉक्स हैं, इन्होंने खतरनाक रिटर्न दिए हुए हैं। उन्होंने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको करोड़ों का मुनाफा दिया हुआ है। अब सवाल यह है कि कैसे पहचाने अगला मल्टीबैगर स्टॉक। क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है या कोई ऐसा पैटर्न जो हमें पहले ही अलर्ट कर दे, पहले ही हमें इंडिकेट कर दे कि ये वाला जो स्टॉक है वो मल्टीबैगर होने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप मार्केट में जेब में पैसे भर कर जाएंगे और झोले भर कर पैसे लाएंगे। आप कैसे कुछ बेहतरीन स्ट्रेटेजी और कुछ आसान से टिप्स से आप अपने पोर्टफोलियो में मल्टीबैगर स्टॉक जगह दे सकते हैं, उसमें आप जोड़ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल जरूर मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मल्टीबैगर स्टॉक के 5 फ्रेमवर्क बताने वाला हूं, जिससे जो आपका पोर्टफोलियो है वो मार्केट को कहीं ना कहीं बीट तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ जो आपका रिटर्न होगा उसको मल्टी एक्स करके बूस्टअप भी देगा। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं बिजनेस क्वालिटी। बिजनेस चाहे कोई भी सेक्टर की हो, कोई भी फील्ड की हो, कंपनी चाहे जो भी प्रोडक्ट बनाती हो, सबसे पहले आपको देखना है बिजनेस की क्वालिटी क्या है। सबसे पहले आप बिजनेस की क्वालिटी में आप देख सकते हैं कि क्या जो कंपनी है उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो 20% प्लस CAGR है या नहीं। CAGR का मतलब है कि कंपनी साल दर साल कितना ग्रोथ दे रही है, और 20% प्लस का मतलब है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो रहा है और इसका जो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है वो शानदार है। इसके साथ साथ जो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल है वो आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है। अब उसके बाद दूसरा जो बिजनेस क्वालिटी आती है वो है कि क्या जो कंपनी है वो अपनी इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बनने की उसमें क्षमता है या नहीं। मार्केट लीडर वो कंपनी होती है जिसकी जो मार्केट में जो इंडस्ट्री है उसमें दबदबा होना चाहिए। अगर हम देखें उसकी ब्रांड वैल्यू, कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है, कंपनी का जो फर्म है वो इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आगे आने वाले जितने भी उसके कॉम्पिटिटर है उसको आसानी से पछाड़ सके, वहां से आगे निकल सके। तीसरी क्वालिटी आती है कि क्या जो बिजनेस है वो स्केलेबल और हाई मार्जिन वाला है। स्केलेबल से मतलब है कि उसमें बिना ज़्यादा खर्चे किए हुए जो कंपनी है वो आगे बढ़ जाती है, और हाई मार्जिन का मतलब है कि कंपनी जो भी सेवा बेचती है या फिर कोई भी उत्पाद बेचती है उसमें उसके जो प्रॉफिट होते हैं उसमें हाई मार्जिन है या नहीं। चौथी क्वालिटी आती है कि कंपनी की कंपिटिटिव मोड कितने हैं। कहने का मतलब है कि कंपनी में ऐसी क्या यूनिकनेस है, कंपनी की ऐसी क्या ब्रांड वैल्यू है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स है जिससे जो कंपनी है वो अपने सेक्टर्स के जितने भी कंपनीज हैं उसको पछाड़ सके, उसके जो कॉम्पिटिटिव है उससे वो आगे निकल सके। अब देखते हैं फ्रेमवर्क में दूसरा पॉइंट जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी के पास पैसे कहाँ से रहे हैं, कंपनी कहाँ खर्च कर रही है, कंपनी के जो फाइनेंशियल से रिलेटेड जो स्ट्रेंथ है वो इस पॉइंट में हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है रेवेन्यू ग्रोथ। क्या कंपनी की जो भी रेवेन्यू ग्रोथ है वो 20% प्लस CAGR से आगे बढ़ रही है या नहीं। कंपनी जो है 20% प्लस से मतलब है कि कंपनी एक बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके जो आय जितने भी रेवेन्यूज हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जो आगे आने वाले जो संभावनाएं हैं कंपनी की वो बहुत अच्छी है, और फ्यूचर में जो कंपनीज है, ये जो कंपनीज है वो आगे ग्रोथ कर सकती है। दूसरा देखते हैं नेट प्रॉफिट ग्रोथ। नेट प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब है शुद्ध लाभ। जब कंपनी टैक्स देती है, टैक्स वैक्स काटने के बाद का जो पैसा बचता है, जो आय बचती है, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अगर ये 15% से एबव है, 15% प्लस है, तो इसका मतलब है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके रिजर्व साल दर साल बढ़ते जाएंगे और कंपनी की जो एफिशिएंसी है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो स्कोर जो है वो स्ट्रांग होगा। तीसरा देखते हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। कहने का मतलब है कि जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो कितनी कुशलता से काम में लिया जा रहा है। कंपनी जो उसके पास
हमने शेयर होल्डर्स ने जितने भी पैसे दिए हैं वो उसका इस्तेमाल कैसे कर पा रही है। अगर ये 18% प्लस है तो इसका मतलब है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे आपको ग्रोथ भी दे सकती है। चौथा देखते हैं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कहने का मतलब है कि कंपनी के पास जितने भी इन्वेस्टेड अमाउंट है, इन्वेस्टेड पूंजी है, उसका इस्तेमाल कंपनी कितना अच्छे तरीके से कर रही है, चाहे वो डेट हो या फिर जो शेयर होल्डर्स है उसके पैसे हो। और इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कितना स्ट्रांग है। अगर कंपनी 18% प्लस ROCE कमा रही है तो बहुत अच्छा कर रही है और ये उन कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। ये बताता है कि कंपनी के पास जो इक्विटी है उसके मुकाबले डेट कितना है, वो इक्विटी में जितना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रखती है। ये बता अगर ये 0.5 से कम है तो कंपनी ज़्यादा कर्जे में नहीं है और वो अपना फंड मैनेज अच्छे से कर सकती है। और ये NBFC के लिए 2 से कम होना चाहिए क्योंकि उनका आधार ही लोन देना होता है। छठा देखते हैं नेट मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन वो है जो अपने जितने भी कंपनी के ऑपरेशनल जो खर्चे होते हैं उसको काट कर कंपनी के पास कितना बच रहा है। और नेट मार्जिन वो है जो जितने भी टैक्स हैं, जितने भी हो सकते हैं कि कंपनी ने डेप्रिसिएशन किया हो या फिर जो भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम नेट मार्जिन कहते हैं। ये अगर लगातार बढ़ रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकती है। उसके बाद जो फ्रेमवर्क है उसमें आगे आता है मैनेजमेंट क्वालिटी और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% प्लस है या नहीं। इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो मतलब जो प्रमोटर है वो अपने कंपनी के प्रति उत्तरदायी है। हमने जितने भी पैसे जो कंपनीज में लगाए हैं वो जवाब दे सकता है कि 50% से ऊपर है तो कंपनी का वो अच्छे से संभालेगा और उसकी केयर भी करेगा और लॉन्ग टर्म में यह बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है। प्रमोटर के 5 साल के पहले का पिछला रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रमोटर्स है वो कैसे कैसे पैटर्न में अपना जो शेयर है वो कैसे कैसे हैंडल कर रहा है और 50% या फिर इससे नीचे तो आया नहीं है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके जो FII DIIs हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे साल दर साल बढ़ रहा है कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है या फिर जो उसका मार्केट कैप बढ़ रहा है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो FII DIIs हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। कंपनी जो है वो कंसिस्टेंट बाईबैक या डिविडेंड दे रही है नहीं, ये चेक कर सकते हैं। डिविडेंड कहने का मतलब है कि जो लाभांश है वो कंपनी साल दर साल दे रही है नहीं, या फिर उसके जो कंपनीज में जो देने के रुझान है वो बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं। बाईबैक से आप समझ सकते हैं कि कंपनी अपने ही शेयरों को वापस खरीद रही है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी को ये पता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी कारण वो जो अपने शेयर है वो और खरीद रही है और जो अपना शेयर होल्डर्स जो पैटर्न है, जो शेयर होल्डर का जो परसेंटेज है उसको बढ़ा रही है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स ये सबसे खास मैट्रिक्स है। अगर मेरे बताए हुए जितने भी पहले आपने मैट्रिक्स में अगर आपका जो स्टॉक है वो खरे उतर चुका है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम कौन से पॉइंट पर यहाँ एंट्री कर सकते हैं। अगर आपकी जो एंट्री है वो गलत हुई और गलत वैल्यूएशन पर अगर आपने खरीद लिया तो आप उससे बेकार परफॉर्म करेंगे उसी स्टॉक पे जिसने कम वैल्यूएशन पर लिया और गिरे हुए भाव पर लिया है। पहला आप पी रेशो चेक कर सकते हो। पी रेशो जो उसका जो इंडस्ट्री का पी जो है उससे कम है या फिर नहीं। पी का मतलब है कि आप जो 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को कितना रुपए दे रहे हो। प्राइस टू अर्निंग कहने का मतलब है कि आप 1 रुपये अर्न करने के लिए कंपनी को कितना प्राइस देने के लिए आप रेडी हैं। उसके बाद देखते हैं पैग रेशो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। इसका मतलब है कि कंपनी जो ग्रोथ कर रही है उसके एवज में आप उसको कितने पैसे दे रहे हैं। यह दिखाता है कि कंपनी के ग्रोथ के मुकाबले जो स्टॉक है वो सस्ता है या महंगा है। एक का मतलब है अगर ये 1 से कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी जो इसका ग्रोथ है उसके हिसाब से जो इसका स्टॉक है वो सस्ता है और इस भाव में आप खरीद सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू, इसका मतलब है कि कंपनी का जो नेटवर्थ है उसके मुकाबले जो स्टॉक का जो कीमत है वो सस्ता है या फिर महंगा है। अगर बुक वैल्यू अगर ज़्यादा हो तो हो सकता है कि स्टॉक महंगा है और इस वक्त आपको लेना नहीं चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक का हिस्टोरिकल पी। अगर जो 5 साल के हिस्टोरिकल में अगर हम देखें तो वो सस्ते भाव में अगर मिल रहा है 5 साल के हिस्टोरिकल में तो ये बहुत ही आकर्षक का केंद्र हो सकता है। ये इस भाव में अगर वो आपको मिल रहा है तो आप बिल्कुल आप अपने पोर्टफोलियो में इसे चिपका सकते हैं और ये आगे चलकर बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप टू कैश फ्लो। जितना मार्केट कैप का साइज है उसके हिसाब से उसके मुकाबले कैश फ्लो क्या है, कंपनी कितना कैश कमा पा रही है, कंपनी
कंपनी के पास कितना कैश लिक्विड में पड़ा है और वो जो उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है उसको चलाने के लिए उसके पास कितना कैश है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो फ्रेमवर्क आता है वो है रिस्क फैक्टर्स की रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकती है कंपनी में। यहाँ पहले हम देखते हैं टेक्नोलॉजी डिसरप्शन। टेक्नोलॉजी में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है या फिर कोई सेवा देती है या फिर कोई सर्विस देती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आज हम देखिए जो टच वाला स्मार्टफोन है उसकी आज के डेट में बहुत ज़्यादा मांग है, कीपैड को कोई पूछने वाली नहीं है। अगर कोई कंपनी जैसे कि नोकिया जैसी कंपनी अगर वो कीपैड फ़ोन बनाती है थी आज के डेट में वो सस्टेन नहीं कर पाएगी क्योंकि आज वो डिमांड है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदल रही है या फिर नहीं बदल रही है। रेगुलेटरी रिस्क, अगर जो सरकार है वो कोई नई नीतियाँ लाती है तो उसका प्रभाव उस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब है कि वो सस्टेन आगे कर पाएगा या नहीं, या फिर कुछ बाधा उस पर आ सकती है। आप इसे भी चेक कर सकते हैं। अगर वो सरकार के नीति के अनुसार वो काम नहीं करती हैं तो हो सकता है उसकी स्टॉक को ग्रोथ करने में या फिर कंपनी को आगे जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव रिस्क। कंपटीशन में अगर कोई कंपनी है और उसके आगे भी जो अगर कंपनी है वो इनोवेशन में और जो ब्रांड वैल्यू में अगर उससे आगे है तो बिल्कुल इस कंपनी को खतरा हो सकता है। तो आप ये पहले चेक कर लीजिए कि कंपटीशन में कौन कौन सी कंपनी है और जो कंपनीज़ हैं उनका आप लिस्ट बनाकर बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये जो कंपनी हो सकता है कि आपने जो स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखा है या फिर जो एनालाइज कर रहे हैं वो उससे भी अच्छी हो। तो ये फैक्टर्स बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं कि जो कंपनीज है जो प्रोडक्ट बना रही है या फिर सर्विस दे रही है वो किसी एक सप्लायर या एक ग्राहक के ऊपर निर्भर तो नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर वो कोई एक ही ग्राहक हो सकते हैं या फिर कोई एक ही सप्लायर है तो उसकी जो कंपनी की जो प्राइसिंग पावर होगी वो उसके हाथ से चली जाएगी और वो अपने हिसाब से भाव नहीं तय कर पाएगा उसके पास, क्योंकि डिमांड ही उतनी नहीं होगी। कहने का मतलब है कि जो एक ही अगर ग्राहक होगा तो वो अपना प्राइस ही क्या ही रखेगा यार वो। तो इसी कारण आप देख लीजिए कि जो कंपनीज आपने जो एनालाइज कर रहे हैं उसका ग्राहक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसके सप्लायर की कमी नहीं होनी चाहिए, डिमांड की कमी नहीं होनी चाहिए, भले ही सप्लाई की कमी हो जाए। क्योंकि अगर सप्लाई की अगर कमी हो गई तो कल के डेट में कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ करके कंपनी जो अपनी कंपनी का ग्रोथ आगे बढ़ा के वो अलग अलग चैनल बनाकर वो जो सप्लाई है उसको कवर कर सकती है। लेकिन अगर डिमांड नहीं है, अगर सप्लायर की ही अगर कमी है और ग्राहक की अगर कमी है तो वो कुछ नहीं कर सकती कंपनी। क्या स्टॉक पहले से बहुत ज़्यादा रन अप कर चुका है? कहने का मतलब है कि अगर कंपनी बीते वर्षों में मल्टीबैगर बन चुकी है तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है आगे इन फ्यूचर अच्छे ग्रोथ देने का और मल्टीबैगर बनने का। तो आप इसे चेक कर लीजिए कि क्या जो आपने जो कंपनी एनालाइज कर रहे हैं वो मल्टीबैगर बन चुकी है, फिर इसमें अभी भी वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्गनेस है वो है या फिर नहीं, या फिर आगे ये ग्रोथ दे सकती है या फिर नहीं। जो स्टॉक है उसके साथ साथ आप इंडस्ट्री के भी फंडामेंटल चेक कर सकते हैं कि उस इंडस्ट्री में डिमांड बची है कि नहीं। अगर डिमांड है नहीं तो चाहे जितने भी अच्छे स्टॉक उस सेक्टर के क्यों ना रहे वो आगे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने एयरलाइन की कंपनी अगर आपने पकड़ ली तो आप तो वैसे भी बंटाधार हो और आगे वो ग्रोथ नहीं देने वाली है। हमने अभी तक से जो भी फ्रेमवर्क बताए हैं, जो भी चेकलिस्ट बताई है फिर हमने बनाई हैं, आप कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में या फिर अपने स्टॉक को एनालाइज करने में, आइए देखते हैं। अगर जो कंपनी इस चेकलिस्ट के अनुसार, इस फ्रेमवर्क के अनुसार अगर 80% से ज़्यादा अगर वो कवर कर पाती है, उससे अच्छा कर पाती है, परफॉर्मेंस में उससे अच्छा है, तो आप उसे अपने पोर्टफोलियो में स्थान दे सकते हैं। आप उसमें 5 साल के लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप उसको हैंडल कर सकते हैं और उसमें पैसे लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें, अगर वो 80% से कम है, अगर 60% 80% के आसपास है, तो आप एक सही वैल्यूएशन का इंतजार कर सकते हैं कि वैल्यूएशन के कारण तो वो 60 से 80% तो नहीं है, हो सकता है कि आज वो 60 70 80 है या फिर आने वाले टाइम में उससे ज़्यादा हो सकता है। तो आप वैल्यूएशन के कारण भी इसे आप एक प्रकार से वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आप इसे आइडेंटिफाई करते रहिए और जब आपको टाइम मिलेगा, समय मिलेगा और जब अच्छा टाइम आएगा तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जो 60% 75% या फिर जो 50% से नीचे वाली जो कंपनीज़ हैं, अगर उसका हाल कैसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उसको आप इग्नोर कर दीजिए। वो कंपनीज जो है अगर आपके चेक लिस्ट में ये बैठती नहीं है, परफेक्ट नहीं बैठती है, तो कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि इसकी जो फंडामेंटल है वो भी वीकनेस है और वैल्यूएशन में भी ये कुछ खासा नहीं है। तो इसी कारण आप ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि हमने जो भी आपको फ्रेमवर्क दिया है उसके हिसाब से जो आप एनालाइज कर रहे हैं जो भी स्टॉक, वो कितना खरा उतर रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं अपने फ्रेमवर्क पर। तो सबसे पहले हमने देखा बिजनेस क्वालिटी। बिजनेस क्वालिटी में
क्या कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल 20+% CAGR है या फिर नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बनने की क्षमता होनी चाहिए और जो बिजनेस है वो स्केलेबल और हाई मार्जिन वाला होना चाहिए। कंपनी के पास जो कम्पिटेटिव मोट वो गहरी होनी चाहिए। उसके बाद हमने सेकंड बात करी वृत्ति प्रदर्शन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की। इसमें आता है पहला है रेवेन्यू ग्रोथ, ये अपने 5 या 10 साल में 20%+ CAGR दिखा रहा है या फिर नहीं। नेट प्रॉफिट ग्रोथ में देख सकते हैं कि ये क्या 15%+ CAGR के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है फिर नहीं। ROE हम देख सकते हैं 18%+ होना चाहिए। ROC हमने देखा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18%+ होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो की यहाँ पर हमने बात करी कि 0.5 से कम होना चाहिए। जो NBFC के लिए जो कि उनका काम ही होता है लोन बांटना, तो वो 2 से कम होना चाहिए। और उसके बाद हमने आगे बात करी मैनेजमेंट क्वालिटी और जो शेयर होल्डर्स पैटर्न है, उसमें क्या प्रमोटर की हिस्सेदारी 50%+ है या फिर नहीं। अगर वो कम है तो आप एनालाइज कीजिए। और जब और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो प्रमोटर है वो अपने 5 सालों में कोई धोखाधड़ी या फ्रॉड तो नहीं किया, या फिर उसकी जो हिस्सेदारी वो कम तो नहीं हो रही या फिर बढ़ रही है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। क्या FII और जो DIIs हैं उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो आगे बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही है, वो इसमें रुझान ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि कंपनी नियमित रूप से डिविडेंड या फिर बाईबैक दे रही है कि नहीं देख रही है, नहीं दे रही है। उसके बाद हमने चौथा हमने जो देखा वो वैल्यूएशन मैट्रिक्स हमने देखा। क्या उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो P इंडस्ट्री एवरेज से कम या फिर बराबर है। आप पेग रेशियो आप देख सकते हैं कि 1 से कम होना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमने बात करी कि जो PE जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो अपने हिस्टोरिकल के हिसाब से सस्ता मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अगर वो सस्ता मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे अपने पोर्टफोलियो में चिपका सकते हैं। उसके बाद हमने देखा रिस्क फैक्टर, यहाँ पर हमने बात करी तो रिस्क फैक्टर में जो टेक्नोलॉजी या फिर रेगुलेशन या कॉम्पिटिशन के हिसाब से जो कंपनी उसका रिस्क क्या है। उसके बाद हमने बात करी कि इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। कंपनी अगर आपने जो एनालाइज किया है उसके हिसाब से हमने जो फ्रेमवर्क आपको दिया है वो 80%+ अगर वो पास करता है तो आप उसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 60 से 80% अगर पॉइंट पास करता है तो आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और सही एंट्री का इंतजार कर सकते हैं। अगर स्टॉक जो 60% से कम स्कोर करता है तो आप इससे बच सकते हैं और ये रिस्क समझकर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है कि आपको ये फ्रेमवर्क, ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट एनालिसिस में हम आगे और पार्ट बनाएं और ऐसी आपको गाइड करते रहें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ऐसी कंटेंट आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए हम रखते हैं, आगे आने वाली वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।